जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 6 डीपीआई द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2022 का संपूर्ण हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका आंसर है बी और सी, यानी अविकसित भी थी और स्थिर भी थी। अविकसित का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अविकसित थी। कई क्षेत्र, कृषि उद्योग, इनमें उद्योगों का विकास ही नहीं हुआ था। और कृषि जो थी वो स्थिर थी। स्थिर का मतलब है कि कृषि में जितना उत्पादन हो रहा था उतना ही हो रहा था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। 2 है, अंग्रेज़ों ने जब भारत को छोड़ा तब था। मतलब अंग्रेज़ों ने जब भारत को छोड़ा तब भारत कैसा था? भारी गरीबी से पीड़ित था। अंग्रेज़ों ने भारत में बहुत गरीबी को छोड़ा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया? तो दादा भाई नौरोजी, डिग्बी और फिंडले सिराज सभी ने जो है अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय का। ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े एकत्रित किए गए 1881। कैसे याद करेंगे कि आप यदि 18 साल के हैं तो उसका उल्टा 1881 कर लीजिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। डी जो है इसका सही आंसर है। फिर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के संबंध में निर्णय कौन लेता है? समाजवाद में सरकार निर्णय लेती है कि किस वस्तु का उत्पादन होगा और उसका किन के मध्य वितरण किया जाएगा। आईपीआर 1956 के तहत सामरिक उद्योग डैश के नियंत्रण में थे। सार्वजनिक क्षेत्र। पहले सरकार जो है सभी उद्योग सरकारी क्षेत्र में ही होते थे। सरकारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का पालन किया था? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन किया, यानी भारत में निजी उद्योग भी काम करते हैं और सार्वजनिक उद्योग, दोनों के मिलन को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को को डैश में शामिल किया गया था। तो टिस्को जो है उसको, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इसमें है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1907। ये इसका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत तैयार माल का शुद्ध क्या था? आयातक। तैयार माल का भारत क्या था? आयातक। भारत अंग्रेज़ों को कच्चा माल जैसे कपास बेच देता था और वहाँ से तैयार माल यानी कपड़ा आता था, उसका भारत आयात करता था। भारत के जूट उद्योग को विभाजन के बाद डैश की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ। ये झील नहीं है, ये क्या है? कमी। किसकी कमी? कच्चे माल की कमी। इसमें आपको लिखना है कच्चा माल। इधर लिख देती हूँ मैं, कच्चा माल। कच्चे माल की कमी के कारण नुकसान हुआ भारत को। डैश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत था कृषि। आजीविका यानी लोग पैसा किससे कमाते थे? कृषि से। स्वेज नहर के खुल जाने से डैश और ब्रिटिशों के बीच चलने वाले जहाज़ों का सीधा मार्ग बन गया, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच स्वेज नहर के कारण सीधा मार्ग बन गया था। परिप्रेक्षण योजना एक डैश अस्थायी योजना, एक लंबी अस्थायी योजना परिप्रेक्ष्य योजना कहलाती है। फिर डैश में उच्च उपज देने वाली किस्म का बीज कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया 1966 में। हाई यील्ड वैरायटी बीज यानी उच्च किस्म की उपज देने वाले बीज जो हैं वो आए। आवक देखने वाली व्यापार नीति को आयात प्रतिस्थापना। देखिए, यदि हम आयात प्रतिस्थापना कर देंगे, यानी जो वस्तु का हम विदेशों से आयात कर रहे हैं उसका हम अपने देश में ही निर्माण करने लगेंगे,
तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा जो है वो आएगी। तो अब विदेशी मुद्रा की आवक होगी, तो आवक दिखाने वाली व्यापार नीति को हम क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन नीति कहते हैं। सही गलत, तो सही गलत में पहला और छठवां गलत है, बाकी सभी सही हैं। जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का सूचक है। देखिए, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास ज़्यादा होगा कि कम होगा? आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसाधनों का जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो संसाधन जनता को उचित रूप से नहीं मिल पाएंगे। ज़्यादा जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यह कथन क्या है? गलत है। हस्तशिल्प का क्षय ब्रिटिश टैरिफ नीति का कारण हुआ। क्षय का मतलब होता है, पहले हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर हमारे देश में वस्तुएं बनाई जाती थीं, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या ऐसी नीति अपनाई कि इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे, जिससे कि इसका क्या हो गया? क्षय हो गया। तो यह कथन सही है। तृतीयक सेवा यानी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये सही है। जैसे सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह साक्षरता दर द्वारा इंगित किया गया। मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब है लड़कों को ज़्यादा महत्व देना और लड़कियों को कम। तो साक्षरता दर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर बहुत कम थी, जिससे पता चलता है कि लड़कियों को कम महत्व देते थे और लड़कों को ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों की साक्षरता दर लड़कों की अपेक्षा कम थी। तकनीकी सुधार के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी थी। तो यह कथन सही है, क्योंकि तकनीकी सुधार के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 19 नहीं है, बल्कि 17 है, इसलिए ये क्या है? गलत है। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन की रूपरेखा रही है। मिश्रित अर्थ भारत में नियोजन में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ये सही है। इसके बाद है मिश्रित मतलब निजी भी स्कूल है और सरकारी भी स्कूल है, निजी भी उद्योग हैं और सरकारी भी उद्योग हैं। भारत में योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता के साथ हुई, ये सही है, क्योंकि शुरू में हमने योजनाएं बनाई थी तो सरकारी क्षेत्र में ही उद्योगों की स्थापना की गई थी। सही जोड़ी है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है उसको हम मिलाएंगे कृषि से, क्योंकि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। निर्माण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी या द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। महान डिवाइडर वर्ष जो है वो है 1921, क्योंकि इस 1921 से पहले और उसके बाद की जनसंख्या में बहुत अंतर था। फिर है प्रधानमंत्री जो है इसको हम मिलाएंगे, प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। कोटा क्या होता है? ये कोटा को हम मिलाएंगे नंबर 5, माल की मात्रा जिसे आयात किया जा सकता है। सरकार निर्धारित करती है कि इससे ज़्यादा माल नहीं आयात कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोटा। अब भूमि सुधार को हम मिलाएंगे कृषि की वृद्धि करने के लिए, यानी भूमि सुधार से क्या हुआ? कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। HYV बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी बीज, इसको हम मिलाएंगे इससे बीज उत्पादन का अनुपात बढ़ा। जब हमारे देश में हाई यील्ड वैरायटी के बीज प्रयोग किए गए तो उससे उत्पादन का अनुपात बढ़ा। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट द्वारा मौद्रिक सहायता जो दी जाती है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। एक शब्द में उत्तर, ब्रिटिश शासन काल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर थी 2%, यानी हमारे GDP में केवल 2% की वृद्धि ब्रिटिश काल के दौरान हो रही थी। लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? जमशेदपुर में की गई। बंगाल में अकाल कब पड़ा? 1943 में पड़ा। किस प्रकार की खेती परिवार की बुनियादी ज़रूरतों पर केंद्रित होती है? निर्वाह खेती। यदि केवल हम इतना ही उत्पादन करते हैं जिससे जीवन निर्वाह हो सके तो उसे हम निर्वाह खेती कहते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया।
भारत में नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को माना जाता है। लघु उद्योगों में निवेश की सीमा क्या है? 10 करोड़ रुपए से कम यदि निवेश हो तो उसे लघु उद्योग माना जाता है। किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया? 2017 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना की परिभाषा, योजना क्या होती है? जैसे हमें घूमने जाना हो तो हम योजना बनाते हैं ना, तो योजना क्या है? किसी देश के दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। यानी हम घूमने जाएंगे तो हमारे पास जो पैसा है उसका हम बहुत सावधानी से यूज़ करते हैं। ऐसे ही देश के पास जो भूमि पूंजी, श्रम संगठन और साहस हैं वो दुर्लभ संसाधन हैं। तो योजना में ये योजना बनाई जाती है कि देश के दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार करें ताकि देश में आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। भारत में योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना? तो भारत में कई कारण थे जिसके कारण योजना बनाने का, एक तो कारण था भारत में पिछड़ापन था, निर्धनता थी, गतिहीनता, विकास नहीं हो रहा था, असमानता थी गरीबों और अमीरों के बीच। तो इन सभी समस्याओं का त्वरित यानी जल्दी से समाधान हो, इसलिए हमने नियोजन का मार्ग अपनाया। तो ये 4 समस्याएं दी हैं, इसमें से यदि एक आध भूल भी जाए तो चलेगा। भारत में योजना के लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, रोजगार भारत में योजना के लक्ष्य होना चाहिए। तो ये तो आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है रेड कलर से। समृद्धि यानी विकास की दर में वृद्धि, आधुनिकीकरण यानी हम पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक का प्रयोग करें, आत्मनिर्भरता यानी विदेशों से आयात न करके अपने ही देश में वस्तुएं बनाएं, समानता यानी गरीब और अमीर के बीच का भेद ठीक हो जाए, रोज़गार सभी व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हो। तो ये सभी भारत में योजनाओं के लक्ष्य थे। उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज क्या थे? इनको हम चमत्कारी बीज भी कहते हैं। इनका प्रयोग करके कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन योग्य अधिशेष क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने 3 बोरी अनाज उत्पादित किया और इस 3 बोरी में से आपने 1 बोरी घर के लिए रख ली, बाकी बेच दिया, तो जो आपने बेचा वो विपणन योग्य अधिशेष है। किसान द्वारा उत्पादन का जो अंश बाजार में बेचा जाता है उसे विपणन योग्य अधिशेष कहते हैं। किसान द्वारा बाजार का मतलब उत्पादन का जो अंश बाजार में बेचा जाता है उसे विपणन योग्य अधिशेष कहते हैं। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली भारी वृद्धि। यदि कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान कब शुरू किया गया? 1881। याद करने की ट्रिक है, यदि आप 18 साल के हैं तो उल्टा कर दें उसको। फिर स्वतंत्रता के समय भारत में आधुनिक उद्योग कौन से थे? तो एक तो टाटा आयरन एवं स्टील, ये टोटा नहीं है, ये टाटा आयरन एवं स्टील। फिर चीनी, इस्पात, सीमेंट, रसायन, कागज़ आदि उद्योग काम कर रहे थे उस समय हमारे देश में। लघु उद्योग, या तो आप इसमें याद कर लें कि 10 करोड़ से कम निवेश वाले जो उद्योग होते हैं वो लघु उद्योग होते हैं, या फिर जिनमें मध्यम स्तर का विनियोग होता है उनको हम क्या कहते हैं? लघु उद्योग कहते हैं। इनमें श्रम शक्ति, चूँकि लघु हैं तो श्रम शक्ति भी कम लगती है। कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। दादा भाई नौरोजी, BKRB राव, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज और RC देसाई। तो इनमें से आप कोई भी 3 नाम याद कर लीजिए जो आपको सरल लगे। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? जैसे हम किसी दूसरे देश से कोई वस्तु का आयात करते हैं, अगर हम उस वस्तु का उत्पादन अपने ही देश के अंदर करने लगें तो वो क्या हो जाएगा? आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का आशय है कि जो उत्पाद हम बाहर से आयात करते हैं उसे अपने ही घर पर अपने देश में ही तैयार किया जाए। GDP के बारे में आप क्या समझते हैं? GDP का अर्थ होता है कि किसी देश में, कोई भी देश हो सकता है, जैसे हमारा भारत देश है, एक वर्ष में किसी देश में एक वर्ष में की अवधि में उत्पादित समस्त
व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण मतलब ऐसी फसलों का उत्पादन जिनकी व्यावसायिक मांग हो, जिनसे लाभ ज़्यादा हो। तो किसान क्या करते थे कि अंग्रेजों के फोर्स के कारण वे खाद्यान्न फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करते थे। इससे क्या हुआ, हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई। अब वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन क्यों करवाया जाता था, क्योंकि ब्रिटेन में उद्योगों का विकास हो रहा था और जैसे कि कपड़ा उद्योग था ब्रिटेन में, उसके लिए कपास की ज़रूरत थी। तो भारत के किसानों से जबरदस्ती नील और कपास आदि की खेती करवाई जाती थी और कपास और नील को ब्रिटेन के उद्योगों को बेचा जाता था। तो औपनिवेशिक प्रणाली के कारण भारत में कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ, खाद्यान्न फसलों की कमी आई और वाणिज्यिक फसलों में वृद्धि हुई। आधारित संरचना की कमी, आधारित संरचना यानी सिंचाई है, सड़क है, इन सभी के विकास की ओर किसानों ने कोई ध्यान नहीं, मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर है भारत का विभाजन। अंग्रेजों ने भारत का जो विभाजन किया था, भारत और पाकिस्तान, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जो उपजाऊ क्षेत्र थे वो तो क्या हुए, पाकिस्तान में चले गए और भारत में क्या बचा, उनसे संबंधित उद्योग बचे। तो भारत में जो उद्योग बचे उनके लिए कच्चे माल की समस्या हुई, क्योंकि कच्चा माल तो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। समता यानी जितने भी देश में लोग हैं उन सभी के पास बराबर धन का वितरण है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समता कहेंगे। तो समता के साथ विकास क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत की योजनाओं के लक्ष्य क्या है, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता या समता। अब समृद्धि का अर्थ है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और विकास की दर तेज हो। आधुनिकीकरण यानी नए, जैसे हम हल की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग करें, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, नए विचारों का प्रयोग करना। आत्मनिर्भरता यानी जो वस्तु हम किसी दूसरे देश से आयात कर रहे थे उस वस्तु का उत्पादन हम अपने ही देश में करें। और समानता का अर्थ है कि सभी लोग जो देश में रह रहे हैं उन सबके पास बराबर धन हो, लगभग पूर्णतः बराबर हो। अब ये पूछा है कि समानता के साथ विकास क्यों जरूरी है, क्योंकि देश में अधिक उत्पादन हो, आधुनिकीकरण हो, आत्मनिर्भरता, ये सभी चीज़ें तब महत्वहीन हो जाती हैं जबकि समानता नहीं होती। ये सारी चीज़ें हों लेकिन देश के लोग गरीब रहें, केवल कुछ लोगों के पास पैसा रहे, बाकी लोग गरीब रहें, तो ये सारे जो लक्ष्य में प्राप्त करेंगे ये सब विफल हो जाएंगे। तो समानता के साथ जो विकास है वो महत्वपूर्ण है। क्यों, समानता के साथ विकास कब सुनिश्चित होता है, जबकि हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं उन सबको अच्छा भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। यही धन की असमानता कम होगी तो उससे क्या होगा कि सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी और आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर में पहले आपको क्या लिखना है कि देश में योजनाओं के लक्ष्य क्या होते हैं, वो लक्ष्य होते हैं। फिर प्रत्येक लक्ष्य का विवरण लिखना है और बाद में लिखना है कि ये लक्ष्य की प्राप्ति तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि समानता न हो। और लास्ट में आपको समानता का अर्थ लिखना है कि समानता का अर्थ होता
से अवगत हुए और जो कृषि थी उसका व्यवसायीकरण हुआ, यानी अब हम ऐसी फसलों का उत्पादन करने लगे जिनकी की व्यावसायिक मांग थी। कृषि का व्यवसायीकरण का आरंभ। कृषि अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ जो कृषि थी वो केवल स्वपोषी थी। स्वपोषी यानी केवल हमारी जरूरत पूरी हो जाए ऐसी कृषि हम करते थे, खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते थे। लेकिन अब हम खाद्य पदार्थों के साथ साथ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने लगे जिसकी कि बाजार में मांग होती थी। तो कृषि के व्यवसायीकरण से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए और व्यावसायिक फसलों का उत्पादन भी होने लगा। आधारित संरचना का अर्थ होता है सड़क है, पुल है, टेलीग्राम, डाक सेवा आदि का विकास अंग्रेजों ने किया जिससे कि जनता को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई। शिक्षा को प्रोत्साहन और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रारंभ किया और अंग्रेजी भाषा से हमारे देश के लोग पूरे विश्व की जो है विचारों से अवगत हुए जिससे कि देश के अंदर सामाजिक सुधार भी संभव हो सका। बताइए आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योगों की रक्षा कैसे कर सकता है। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है कि जिन वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए हम विदेशों से कोई वस्तु मंगा रहे हैं, यदि उस वस्तु का उत्पादन हम अपने ही देश के अंदर करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आयात प्रतिस्थापन। इसका लाभ क्या होगा, इसके दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। ये पहला लाभ हुआ, हमारे देश के घरेलू उद्योग जो हैं उनके अंदर अधिक उत्पादन हो सकेगा। दूसरे, विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा। हमारे उद्योग को विश्व के उद्योगों से जो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी उस प्रतिस्पर्धा को अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत हम जो वस्तु विदेश से मंगा रहे थे उसका उत्पादन देश के अंदर ही करेंगे। अब आयात प्रतिस्थापन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हम प्रशुल्क यानी ज़्यादा टैक्स लगा दें। यदि हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो आयातित वस्तु महंगी हो जाएगी और हमारे देश के जो उद्योग हैं उनको संरक्षण प्राप्त होगा। दूसरा, हम कोटा लगा सकते हैं कि इतनी मात्रा से ज़्यादा आयात नहीं किया जा सकता, तो ज़्यादा आयात नहीं होगा तो हमारे देश की वस्तुएं देश में बिकेंगी और घरेलू उद्योगों को संरक्षण या रक्षा प्राप्त होगी। IPR 1956 के तहत निजी क्षेत्र को क्यों और कैसे विनियमित किया गया। तो जो औद्योगिक नीति 1956 थी उसके अंतर्गत जो उद्योग थे उनको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग था प्राथमिक वर्ग। प्राथमिक वर्ग में जो उद्योग थे उन उद्योगों की स्थापना केवल सरकार, राज्य यानी सरकार कर सकती थी। दूसरे वर्ग में जो उद्योग थे उनकी स्थापना निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर कर सकते थे। और तीसरे वर्ग में जो उद्योग रखे गए थे उनकी स्थापना केवल निजी क्षेत्र कर सकता था। लेकिन निजी क्षेत्र तो स्थापना करता था लेकिन सरकार लाइसेंस द्वारा उन पर नियंत्रण रखती थी। अब सरकार लाइसेंस द्वारा निजी क्षेत्र पर नियंत्रण क्यों रखती थी, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन मिले। यदि लाइसेंस नहीं देती सरकार तो निजी क्षेत्र तो केवल वहीं उद्योगों की स्थापना करता जहाँ की उन्हें लाभ ज़्यादा होता विकसित क्षेत्रों में। अब जो भी निजी क्षेत्र के लोग पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे उन्हें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, इसलिए निजी क्षेत्र का भी धीरे धीरे विकास होने लगा। तो निजी पूछा है कि IPR 1956 के तहत निजी क्षेत्र को क्यों और कैसे विनियमित किया गया। तो कैसे विनियमित किया गया, लाइसेंस पद्धति के माध्यम से नियंत्रित किया गया या विनियमित किया गया। और क्यों लाइसेंस पद्धति लागू की गई, जिससे कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका विकास हो सके। और कैसे में दो चीज़ें हैं, एक तो लाइसेंस है और दूसरा सब्सिडी है कि एक तो सरकार ने लाइसेंस दिया और दूसरा आर्थिक सहायता दी। और ये तो आपका कैसे हुआ और क्यों में क्या आएगा,
क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना क्यों कर रही थी, ये आपसे पूछा है। सरकारी क्षेत्र में ही उद्योगों की स्थापना क्यों हो रही थी, निजी क्षेत्र में क्यों नहीं हो रही थी? तो पहला है पर्याप्त पूंजी नहीं, जो या अपर्याप्त पूंजी, आप पॉइंट भी लिख सकते हैं इसका, अपर्याप्त पूंजी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो निजी क्षेत्र था उसके पास क्या था, पूंजी की कमी थी, और बड़े उद्योगों की स्थापना तो अधिक पूंजी से होती है, इसलिए सरकारी क्षेत्र में ही उद्योगों की स्थापना हो रही थी। बाजार भी इतना बड़ा नहीं था कि जो निजी उद्योगपति उसमें नई नई परियोजनाएं या उद्योगों की स्थापना करते, क्योंकि जो निजी उद्योगपति होते हैं उन्हें ज़्यादा लाभ चाहिए होता है, और ज़्यादा लाभ के लिए बड़ा बाजार भी होना आवश्यक है। तीसरा कारण, भारत ने समाजवाद की नीति को अपनाया था, और समाजवाद में उद्योगों की स्थापना सरकारी क्षेत्र में ही की जाती है, इसलिए निजी क्षेत्र जो है उसे भूमिका न देकर सरकारी क्षेत्र को भूमिका दी गई। फिर तीसरा है कि क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता को सरकार कम करना चाहती थी, और यह काम सरकार ही कर सकती थी, निजी क्षेत्र नहीं कर सकता था। तो इसमें यदि आप चाहें तो पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका क्यों दी गई। तो पहला कारण है कि निजी क्षेत्र के पास अपर्याप्त पूंजी, दूसरा छोटा बाजार, तीसरा समाजवाद, और चौथा क्षेत्रीय